हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल वी विनर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। मैं हूँ आकांक्षा और आज हमारा टॉपिक है शैक्षिक मापन तथा मूल्यांकन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। तो एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन यानी कि मापन और मूल्यांकन का अगर अर्थ छोटा सा देख लें तो देखिए यहाँ पर उद्देश्य लिखे हुए हैं। इसका मापन और मूल्यांकन का अगर अर्थ दो लाइनों में कहा जाए तो मापन का मतलब होता है किसी भी गुण को, जो भी कोई ट्रेट होता है किसी भी स्टूडेंट में या किसी में भी कोई गुण है, उस गुण को अगर हम कोई अंक देते हैं, कोई नंबर देते हैं, तो वो मापन कहलाता है। ठीक है, अब इसका उदाहरण भी देख लेते हैं। और मूल्यांकन का मतलब होता है कि आपने जो भी अचीवमेंट किया है, ठीक है, वो कितना सेटिस्फैक्ट्री है। आपने जो प्रीवियस ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे, उन ऑब्जेक्टिव्स को आपने कितना पूरा किया है और कितना सेटिस्फैक्ट्री है आपका वो वर्क लास्ट में, ये मूल्यांकन होता है। ठीक है, तो अगर मापन को देखें तो मापन का मतलब है कि जैसे उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि किसी स्टूडेंट को मान लीजिए 10 में 100 में हम 100 मान लेते हैं, 100 का पेपर होता है आपका, 100 में उसको 70 नंबर मिले। ठीक है, तो 100 में 70 का मतलब होता है कि वो क्या है, मापन है, उसका मेजरमेंट है। क्योंकि हमने उसको कुछ रूल्स थे, उनके अकॉर्डिंग हमने उसको नंबर दिए, तो 100 में 70 नंबर उस बच्चे को मिले। लेकिन वो बच्चा 70, अब 70 नंबर को आप कुछ कह नहीं सकते हैं, अच्छा है, बुरा है, क्या है। लेकिन जब हमने ये देखा कि वो 70 नंबर पाया यानी कि वो फर्स्ट डिवीजन है, सेटिस्फैक्ट्री है, तो ये मूल्यांकन हो गया उसका। ठीक है, तो मापन और मूल्यांकन का ये सिंपल सा उद्देश्य आपका अर्थ था। अब देखते हैं आइए इसके उद्देश्य क्या हैं, ये क्यों किया जाता है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो अगर हम देखें कि ये क्यों किया जाता है तो इसके कुछ मैंने इसको पॉइंट्स में लिखा हुआ है ताकि आपको ये लिखने पढ़ने में समझने में आसानी होगी। पहला देखिए, छात्रों की वृद्धि तथा विकास में सहायता। ये देखिए, यहाँ तक कि अगर आप देखिए छात्रों की वृद्धि तथा विकास में सहायता, इसका मतलब ये है कि जब हम किसी स्टूडेंट को क्लास में उसका मेजरमेंट इवैल्यूएशन करते हैं, तो मेजरमेंट और इवैल्यूएशन, मापन और मूल्यांकन केवल इस चीज ही का नहीं होता है कि उसने कितने नंबर पाए। मापन और मूल्यांकन ओवरऑल उसके पूरे स्कूल में उसका क्या रहा एकेडमिक, और उसके अलावा भी उस स्टूडेंट का आपने रिपोर्ट कार्ड में देखा होगा कि जो है नंबर्स दिए होते हैं, फिर नीचे क्राफ्ट वर्क है, हेल्थ वर्क है, स्पोर्ट्स है, इनमें भी आपको क्रेड्स मिले होते हैं। इससे पता चलता है कि उस स्टूडेंट का वृद्धि क्या रहा, विकास क्या रहा उसके ओवरऑल स्कूल में। तो मापन और मूल्यांकन का एक उद्देश्य ये भी है कि हम उसके रिजल्ट्स के आधार पर ये जानते हैं कि उसने कितना जो है उसका ग्रोथ कैसा रहा उसका, और उसका डेवलपमेंट कैसा रहा। ठीक है, ओवरऑल। उसके अलावा नेक्स्ट देखिए, छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान की जांच करना। ये तो आपको पता ही है कि जो भी हम लोग स्कूल में जब सेमेस्टर्स होते हैं या फाइनल एग्जाम होते हैं, तो उन एग्जाम्स में नंबर मिलते हैं। तो उस बच्चे ने इस पूरे साल भर में कितना नॉलेज को प्राप्त किया है, ये भी जानना बहुत जरूरी होता है। तो ये कैसे पता लगता है, शैक्षिक मापन और मूल्यांकन से। ठीक है, इसलिए ये भी इसका एक उद्देश्य हो गया। नेक्स्ट देखिए, थर्ड है छात्रों की वृद्धि तथा विकास में उत्पन्न अवरोधों को जानना। अवरोधों का मतलब होता है रुकावटें। ये देखिए, इसका मतलब होता है रुकावटें। कोई भी जब कोई भी विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, उसका जो डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होती है, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किस वजह से उसका डेवलपमेंट सही नहीं हो पा रहा है, ये सारी चीजें हमें कैसे पता लगती हैं, मूल्यांकन से। क्योंकि जब हम उसको ओवरऑल उसकी पर्सनालिटी का, उसके स्कूल अचीवमेंट का, उसके स्पोर्ट्स का, ठीक है ना, सब चीजों का जब हम मूल्यांकन करते हैं तो हमें पता लगता है कि किसमें ज्यादा अच्छा किया, किसमें कम अच्छा किया, किसमें उसने मीडियम लेवल का किया। तो जिसमें कम अच्छा किया उसमें क्या क्या कारण है जिसकी वजह से उसने कम अच्छा प्रेजेंट किया, तो वो भी हमें यहाँ पर जानने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो छात्रों की शैक्षिक प्रगति में बाधक तत्वों को जानना। बाधक तत्व मतलब बैरियर्स क्या है, यानी कि जो प्रगति स्टूडेंट की हो रही है, उसने जो
नॉलेज प्राप्त किया, जब आपने एग्जाम दिया, एग्जाम में जो मार्क्स आए, तो आपके मार्क्स कम हैं अगर किन्हीं सब्जेक्ट में, किसी क्वेश्चन में, ठीक है, तो क्यों कम है? तो आपकी कॉपी देख के, आपके बारे में और बहुत सारी चीजों पे ध्यान देके ये पता लगता है कि एक बच्चे ने यहाँ पर कम नंबर क्यों प्राप्त किए। तो ये कैसे पता लगेगा? जब नंबर कम आएंगे और नंबर हमें मिल रहे हैं, इसी से पता लग रहा है कि उसका मापन और मूल्यांकन किया जा रहा है, ठीक है। तो बाधक तत्वों को भी हम जान पाते हैं। नेक्स्ट है छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जानकारी करना। व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब है, देखिए हर स्टूडेंट अपने आप में अलग होता है, कुछ उसके अंदर ऐसी खासियत होती है जो दूसरे में नहीं होती। किसी की लिखावट अच्छी होती है, किसी का बोलने का तरीका, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, कोई पढ़ने में अच्छा होता है, कोई जल्दी समझ लेता है, कोई देर से समझता है, कोई बोर्ड पे लिख के समझता है, कोई कॉपी में लिख के समझता है, ठीक है। तो ये क्या होती है? व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं जो हर स्टूडेंट में अलग अलग होती हैं। तो जब हम बच्चे का मापन और मूल्यांकन करते हैं तो हम ये भी जान पाते हैं कि कौन सा बच्चा किस चीज में अच्छा है, और हर बच्चे में जो अलग चीजें हैं, जो विशेषताएं हैं, वो क्या क्या हैं, ये भी पता लगती हैं हमको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, छात्रों में प्रतियोगिता की भावना विकसित करना। बिल्कुल, जब आपका रिपोर्ट कार्ड आता है और कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, तो हमें लगता है ना कि हमें फर्स्ट आना चाहिए था। जो फिफ्थ आता है उसे लगता है कि मुझे भी फर्स्ट आना चाहिए था। तो एक प्रतियोगिता की भावना होती है, हेल्दी कंपटीशन डेवलप होता है कि हमें जो है क्या करना है, उसके बराबर नंबर पाने हैं जो क्लास में सबसे अच्छा आया। स्पोर्ट्स में जो सबसे अच्छा जिसने मेडल जीता, हमें उसकी तरह मेडल जीतना है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि प्रतियोगिता की भावना विकसित होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा छात्रों की कमियों व कठिनाइयों को जानना व उनका निवारण करना। तो कठिनाइयां और कमियां और उसका निवारण, यहाँ पे दो चीजें हैं। पहली बात तो ये कि जब आप मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है, ठीक है, उसके सारे सब्जेक्ट्स में नंबर अच्छे हैं लेकिन उसके मैथ्स में नंबर कम है, इसका मतलब उसको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? मैथमेटिक्स में उसको प्रॉब्लम आ रही है। तो हमें इसको जानना कि उसके किस सब्जेक्ट में नंबर कम है, और फिर उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है कि हम उसे एक्स्ट्रा क्लास दे सकते हैं, ठीक है, उस बच्चे पे हम अलग से ध्यान दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें पता लगती हैं मापन और मूल्यांकन से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, छात्रों को अधिगम के लिए प्रेरित करना। लर्निंग के लिए हम क्या करते हैं? मोटिवेट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। मोटिवेट कैसे करते हैं भाई? देखिए, जब आपका मूल्यांकन होता है तो ही आप जान पाते हैं कि कौन पढ़ने में कितना अच्छा है, कौन पढ़ने में ठीक ठीक है, कौन सा बच्चा थोड़ा कम अच्छे से समझ पा रहा है। तो जो बच्चा कम अच्छे से समझ पा रहा है उसको हम मोटिवेट करते हैं, और जो बच्चा बहुत अच्छा कर पा रहा है उसे हम और अच्छा करने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो रिजल्ट्स ही बताता है कि हमें कहाँ पर किस बच्चे पे कितना ध्यान देना है, किसको कितना प्रेरित करना है, किस तरीके से प्रेरित करना है, ये हमें क्या बताते हैं? मापन और मूल्यांकन बताता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अध्यापकों की शिक्षण प्रभावशीलता को ज्ञात करना। अभी अब आप मापन और मूल्यांकन की बात करते हैं तो मापन और मूल्यांकन केवल स्टूडेंट का नहीं होता, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। मापन और मूल्यांकन जब किया जाता है तो वो सबका होता है, यानी कि वो विद्यार्थी का भी होता है, ठीक है, वो टीचर का भी होता है, ठीक है, वो एक तरीके से स्कूल का भी होता है। क्योंकि अगर रिजल्ट अच्छा होगा तो ओवरऑल ये कहा जाता है कि ये स्कूल बहुत अच्छा है, तो बच्चे एडमिशन लेते हैं। अगर वहां का रिजल्ट पुअर होगा तो बच्चे वहां एडमिशन नहीं लेंगे। तो ये कैसे पता लगता है? वहां के मापन और मूल्यांकन से तो पता लगता है कि हाँ भाई, यहाँ के रिपोर्ट कार्ड, यहाँ का जो इवैल्यूएशन किया गया कि ये इस क्षेत्र में बहुत अच्छा है। तो ये आपको मानना होगा कि स्टूडेंट के साथ टीचर को भी हम, अब एक स्टूडेंट का अगर नंबर कम आता है तो उसमें केवल स्टूडेंट की गलती तो नहीं है ना, उसमें टीचर की भी जिम्मेदारी होती है। अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा नंबर पाता है तो कहीं ना कहीं टीचर को क्रेडिट भी मिलता है कि उसने बहुत अच्छा पढ़ाया। तो स्टूडेंट के नंबर देख के टीचर के भी जो टीचिंग होती है वो कितनी अच्छी है, उसमें क्या क्या सुधार करने चाहिए, इसके बारे में पता लगता है। इसीलिए शिक्षण प्रभावशीलता को भी हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए, विद्यालयों में कक्षा शिक्षण में सुधार। कक्षा शिक्षण में सुधार, तो यहाँ स्टूडेंट और टीचर दोनों को मिलके करना होगा इस चीज को। तो जब आपके जिन्हीं चीजों पे आप अच्छा कर रहे हैं उसमें दोनों मिलके, टीचर स्टूडेंट मिलके और अच्छा कर सकते हैं। और जिन एरियाज में कमजोरी है, जिन एरियाज में मार्क्स कम है, जिन एरिया में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, वहां पे भी टीचर और स्टूडेंट मिलके क्लास टीचिंग के माहौल में उसको सुधार करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पाठ्यक्रम में सुधार के लिए आधार तैयार करना। जब पाठ्यक्रम कैरिकुलम
करिकुलम का मतलब जब आप देखिए कि जब बच्चे कुछ सीखते हैं, एक क्लास ओवर होती है, तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ़ यही कि हम उसको एग्ज़ाम के तहत पढ़ लें और एग्ज़ाम दे के पास कर लें। हमने उन चीज़ों को सीखा और हम अपने लाइफ़ में उसको कितना अप्लाई कर पाए, इस पे भी डिपेंड करता है कि करिकुलम कितना अच्छा है। तो कहाँ पे बच्चों के जब व्यक्तित्व में उतना अच्छा सुधार नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब अन्य चीज़ों को देखते हुए पाठ्यक्रम यानी कि करिकुलम में भी सुधार की आवश्यकता है। तो मूल्यांकन के आधार पे हम ये भी देख पाते हैं कि कहाँ-कहाँ पाठ्यक्रम में सुधार की ज़रूरत है और कहाँ करनी चाहिए। ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखें। शिक्षण विधियाँ तथा सहायक सामग्री की उपादेयता। उपादेयता का मतलब होता है यूटिलिटी। तो शिक्षण विधि और सहायक सामग्री यानी कि जब हम क्लास में पढ़ाते हैं बच्चों को, तो कौन-कौन से मेथड हम अप्लाई करते हैं और कौन-कौन से हम सहायक सामग्री एड यूज़ करते हैं। तो वो कितना अच्छे तरीके से उनका उपयोग हो पा रहा है? क्या बच्चे उस मेथड से अच्छा समझ पा रहे हैं? क्या वो मटीरियल टीचिंग जो सहायक सामग्री हमने यूज़ की, वो वहाँ पे फिट बैठ रहा था कि नहीं बैठ रहा था? जैसे कि एक सहायक सामग्री होती है बोर्ड। आपका जो बोर्ड होता है, केवल मान लीजिए लेक्चर मेथड से हमने पढ़ाया, लेकिन हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को डायग्राम को बोर्ड पे बनाया, तो वो मेथड, वो एड, वो सामग्री कितनी यूज़फुल है? अगर नहीं यूज़फुल है, तो हमें उसकी जगह पे और कौन से मटेरियल यूज़ करने चाहिए? हमें और कौन सी शिक्षण विधियाँ अप्लाई करनी चाहिए? तो ये कैसे पता लगेगा? ये तभी पता लगेगा ना जब मूल्यांकन होगा, जब आपका मापन और मूल्यांकन होगा, तभी तो हम जानेंगे कि आप कहाँ पे कमज़ोर हैं और कहाँ पे हमें चेंजेस की ज़रूरत है, ठीक है? तो यहाँ पर ये भी इससे पता लगता है। नेक्स्ट देखिए, छात्रों के शैक्षिक व्यावसायिक निर्देशन के लिए जो एक गाइडेंस होता है, तो गाइडेंस कब देंगे? जब हमें पता लगेगा ना कि गाइडेंस की कहाँ ज़रूरत है। ऐसे तो गाइडेंस नहीं दिया जाता ना कि भई आपको एजुकेशनल और वोकेशनल 2 हो गए, एक शिक्षा के क्षेत्र में और एक व्यवसाय के क्षेत्र में। तो गाइडेंस कब देंगे? जब हमें ये पता लगेगा कि कहाँ पे गाइडेंस की नीड है, आवश्यकता है। और ये कैसे पता लगेगा? आपके मापन और मूल्यांकन से। मान लीजिए कि मापन और मूल्यांकन किया और फिर उसके बाद पता लगता है कि बच्चा जो है वो आपका पढ़ाई में तो बहुत अच्छा है, लेकिन स्पोर्ट्स में उतना अच्छा नहीं है, और स्पोर्ट्स हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और हमें बहुत सारे वैल्यूज़ भी सिखाता है। तो उसको जो वहाँ पर शिक्षा में तो अच्छा है, लेकिन फिर भी उसको कहीं न कहीं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए हमें क्या करना होगा? गाइडेंस देना होगा। शिक्षा में भी अगर किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर है तो गाइडेंस देना होगा, और वोकेशनल का मतलब है कि आप कौन-सा स्ट्रीम लें कि आपको आगे जाकर के उसमें आप अपनी नौकरी, अपना करियर ढूँढ पाएँ। तो ये सारी चीज़ें हमें मूल्यांकन और मापन से पता लगती, क्योंकि हम तभी जान पाते हैं कि किस बच्चे में कौन-सा गुण है जिसको हमें बढ़ाना है, सुधारना है। ठीक है? नेक्स्ट देखिए, छात्रों की योग्यता आधारित वर्गीकरण। योग्यता आधारित वर्गीकरण का मतलब है कि जैसे आपको ये कह सकते हैं आप कि जो उस बच्चे के अंदर, आपके क्लास में बहुत सारे तरह के बच्चे होते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका मार्क्स 70% आता है, किसी का 80% आता है, किसी का 50, किसी का 40 भी आता है। तो वहाँ पे योग्यता आधारित वर्गीकरण का मतलब है कि हम ये क्लासिफाई कर लेते हैं कि ये बच्चे ऐसे, ये बच्चे ऐसे, तो हमें उनको उस हिसाब से सुधार करने में सुविधा होती है। हमें पता होता है कि इन बच्चों को हमें ये सिखाना है, क्योंकि इन्हें ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत है, यहाँ पे इन बच्चों को ये सिखाना है। तो आप एक क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इस तरीके से नहीं समझेंगे कि बच्चों को हमने बाँटा है क्लास में, तब तक आप ये नहीं जान पाएँगे कि हमें किसको क्या सिखाना है। हर बच्चा अपने आप में अलग प्रतिभा लेके आता है, तो उस हिसाब से आपको हर एक बच्चे को उसके प्रतिभा के अकॉर्डिंग हमें उसको क्या देना होगा? गाइडेंस देना होगा। नेक्स्ट है, छात्रों को विभिन्न दृष्टियों से चयन करना। चयन का मतलब है कि कोई, मान लीजिए कोई मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है, तो हम उसे मैथमेटिक्स की कॉम्पिटिशन में भेज सकते हैं। कोई सिंगिंग में अच्छा है, तो हम उसे सिंगिंग कॉम्पिटिशन में भेज सकते हैं, अपने स्कूल के सिंगिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करा सकते हैं। कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, क्रिकेट में अच्छा है, तो उसे हम क्रिकेट में भेज सकते हैं। तो हम विभिन्न दृष्टियों से सिलेक्शन करते हैं कि ये बच्चे, ये कैसे पता लगेगा? ये आपका मापन और मूल्यांकन से, कि ये बच्चा इसमें अच्छा है, इसका मतलब इसको इस क्षेत्र में हम आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट देखिए, शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र देना। बिल्कुल, प्रमाण पत्र तो आपको मिलता ही है, जो आप मार्कशीट पाते हैं वही आपका प्रमाण पत्र होता है। ठीक है? नेक्स्ट है, शैक्षिक मानकों का निर्धारण करना। इसके आधार पे जो है क्या किए जाते हैं? शैक्षिक मानक भी निर्धारित किए जाते हैं। किसके आधार पर? मापन और मूल्यांकन के आधार पे, जिसके आधार पे हम तुलना करते हैं और ये समझते हैं
कि कहाँ पे बच्चे में सुधार की जरूरत है। ठीक है, तो ये आपने देखा, ये सारे जितने भी थे ये शैक्षिक मापन तथा मूल्यांकन के उद्देश्य थे। इसके आधार पे हमने जो है एमसीक्यू रखा है। आइए देखें कि इस एमसीक्यू में हम लोग कितना अच्छा कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि शैक्षिक मापन तथा मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है। अभी आपने ऊपर देखा है, उसी के आधार पे बना हुआ है ये। छात्रों की शैक्षिक प्रगति के बाधक तत्वों को जानना, ए है। ठीक है, तो बिल्कुल होता है, बाधक तत्वों को हम जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जानकारी करना, तो ये भी हम जानते हैं कि इस बच्चे में क्या क्या चीजें अलग अलग गुण हैं, ये भी हमको पता लगता है। नेक्स्ट है छात्रों में प्रतियोगिता की भावना को विकसित करना, यानी कि बच्चों के अंदर एक हेल्दी कंपटीशन भी डेवलप होता है, तो ये भी होता है इसके अंदर। नेक्स्ट है छात्रों की कमियों व कठिनाइयों को जानना व उनका निवारण करना, तो ये भी होता है कि किस बच्चे में कहाँ पे कमियां हैं उसको हम क्या करते हैं, सुलझाते हैं। तो ये चारों के चारों ऑप्शन आपके शैक्षिक मापन और मूल्यांकन के उद्देश्य हैं। इसका मतलब हमारा आंसर होगा ई, उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शैक्षिक तथा मापन मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है। इसको भी देखिए, ए है छात्रों को अधिगम के लिए प्रेरित करना। ठीक है, तो बिल्कुल हम छात्रों को अधिगम के लिए प्रेरित करते हैं मापन मूल्यांकन के रिजल्ट्स के आधार पे। नेक्स्ट है अध्यापकों की शिक्षण प्रभावशीलता को ज्ञात करना, तो ये भी मैंने बताया आपको कि टीचर का भी पता चलता है, हम केवल स्टूडेंट को नहीं देखते, हर यानी कि यहाँ तक कि पेरेंट्स का भी जो है वो एक तरीके से मूल्यांकन हो जाता है, क्योंकि घर पे क्या माहौल था, बच्चे ने कैसा पढ़ा, तो स्टूडेंट, टीचर है, पेरेंट्स है, प्रशासन है, हर चीज का मूल्यांकन होता है मापन मूल्यांकन में, तो ये भी सही है। विद्यालयों में कक्षा शिक्षण में सुधार, तो बिल्कुल क्लास टीचिंग में सुधार किया जाता है मूल्यांकन के आधार पर। और पाठ्यक्रम में सुधार के लिए आधार तैयार करना, तो ये भी होगा, क्योंकि पाठ्यक्रम यानी कैरिकुलम में भी हम सुधार करने का प्रयास करते हैं मूल्यांकन के आधार पे। तो आपके ये चारों ऑप्शन सही हैं, तो हम ई ऑप्शन देखिए, उपरोक्त सभी, ये हमारा आंसर होगा। तो ये चारों के चारों आपके मापन और मूल्यांकन के उद्देश्य हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि आज का मापन और मूल्यांकन का ये चैप्टर हमारा उद्देश्य का यहीं पे फिनिश होता है। उम्मीद करते हैं कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।